हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसमें बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि ये हर सारे चैप्टर से ये प्रश्न को लिया गया है और बहुत बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को, इस क्वेश्चनों को समझना है, आंसर को देखना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न है, इसमें मैं तो सारा प्रश्न का आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। ये रटना नहीं, समझना हम लोग को है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे सवाल आपको एग्जाम में आने के सामने बनते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समझिएगा ध्यान से। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और धाकड़ होने वाला है। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर को समझेंगे क्या आंसर पता है। तो पहला प्रश्न लिखे, पढ़ा जाए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी जो हमारे शरीर में होता है, तो किडनी को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, क्योंकि बहुत सारा नेफ्रॉन रहता है ना, तभी वृक्क बनता है। लेकिन तो बता दो दोस्तों, वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम करता है, छानने का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा बताइए? नेफ्रॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये सब सवाल एग्जाम में आएगा, आप बना दीजिएगा। ठीक है, नेफ्रॉन हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन में दूसरा पढ़िए, क्या कहता कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स अमीबा। अमीबा क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आंसर कहाँ होगा हमारा इसका? अमीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। क्या कहता है कि किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये आता है। ठीक है, बोला क्या किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा लाइसोसोम। आप लोग पढ़े होंगे, कोशिका का पार्ट होता है लाइसोसोम, राइबोसोम होता है ना, तो लाइसोसोम है ना, उसी को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्योंकि फटता है ना, ब्लास्ट फट जाना तो पूरा ठीक कर देता है। ठीक है, लाइसोसोम इसको हम लोग बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों। बायोलॉजी के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं आपके लिए कि सारा चैप्टर से लिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर से लिया तो वही उठा दिया, सारा चैप्टर को टच करते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए दोस्तों। क्या कह रहा है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप सब लोग जानते हो कि हमारे शरीर में डीएनए होता है, जिससे कहीं पता लगता है आनुवंशिक गुण के बारे में, है ना, किसके माता पिता कौन है, इसे पता चल रहा है। तो वही डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस का बाहर डीएनए कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। तो एग्जाम में सवाल आएगा तो बना दीजिएगा ना, क्या आंसर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते क्या कहता है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में क्या होता है ना, या हमारे शरीर में बोल सकते हैं, एटीपी ही के कारण हम लोग को ऊर्जा मिलता है। तो एटीपी आखिर होता क्या है? बात समझ रहा है? तो एटीपी दोस्तों क्या होता है ना, फॉस्फेट के ना 3 अणु होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जो जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, तो उसमें 2 एटीपी 3 एटीपी ऐसे मिलता है। ऐसे 38 एटीपी मिलता है जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के कारण उसमें विघटन होता है तब। तो इसमें क्या हो सकता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। 6 नंबर तो हमारा है क्या? विषाणुओं के अध्ययन को क्या करते हैं? जब तुम लोग बहुत सारे विषाणु का अध्ययन करते हैं ना, स्टडी करते हैं ना, उस ब्रांच को, उस बायोलॉजी के पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कहते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वायरोलॉजी। क्या होता है? वायरोलॉजी। वायरस से मिलता जो शब्द है वायरस, तो वायरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी नहीं, वायरोलॉजी। क्या इसका हो जाएगा? वायरोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा वह उत्तक जो पौधों में भोजन पहुंचाता है। वह उत्तक जो पौधों में भोजन पहुंचाता है, जैसे हम लोग सभी के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी प्रकार से तो पेड़ पौधों के लिए तो चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा भी तो काम कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो उसके लिए भी पौधा भोजन चाहिए। तो भोजन को दोस्तों पहुंचाने वाले एक खास प्रकार उत्तक होता है, उस उत्तक का दोस्तों नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम, जो एक तरह से संवहन उत्तक है। क्या है? संवहन उत्तक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या स्पंज क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कवक। स्पंज क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि बंदा गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। तो बंदा गोभी का कौन सा भाग खाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कायिकीय भाग, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? कायिक भाग या कायिक कोशिका बोल सकते हैं। ये सब ना गाइस प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बांस एक तरह की है, तो बांस क्या है? पौधा है, वृक्ष है कि क्या है? कि घास है, जड़ी है? तो दोस्तों बांस जो है ना एक तरह से घास का उदाहरण है। बांस क्या एक तरह से घास का उदाहरण है, ठीक है। ये सब सवाल को देखिएगा, इस सवाल को कंफ्यूज कर देगा। बांस क्या है? घास का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग 11 को। क्या कहता है? फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फॉर्मिक एसिड दोस्तों उत्पन्न करने के हम जानते हो केमिस्ट्री पढ़ोगे कि फॉर्मिक एसिड का स्रोत क्या होता है? लाल चिट्टी होता है ना, या बिच्छू का डंक। ये बिच्छू का डंक मारता है आपको हाथों में, देखता हूँ बहुत दर्द होता है, तो फॉर्मिक एसिड के कहीं कारण होता है। तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल चिट्टी के द्वारा या बिच्छू के डंक द्वारा। तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर लिखूंगा लाल चिट्टी। रोड 2.0 चिट्टी, ठीक है, चिट्टी। तो लाल चिट्टी हो गया ना। अब भाई बात आता है 12वां नंबर का। तो निम्न में कौन सर्वाधिक दीर्घायु है? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन निम्न में दे दिया ना आपको, कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा ना, उस हिसाब से आपको बोल रहा है कि कौन दीर्घायु है। दीर्घायु का मतलब किसका जीवन काल ज्यादा होता है, लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर मान सकते मैं कछुआ दे देता हूँ, ठीक है। कछुआ का भी ज्यादा होता है, ऐसे नहीं, कछुआ तो बरगद पेड़ भी होते हैं, ठीक है। तो कछुआ मैंने मार दिया। 13वां नंबर जो तुम्हारा है कि मेजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेजीफेरा इंडिका जो है तो वो आम का वैज्ञानिक नाम, याद रखिएगा। मैंजी मैंगो। फेरा मतलब मैं इसको फेर दिया, वापस ले उसको दोबारा दे दिया, तो क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। आम खाया मतलब तो वापस नहीं करते हैं, जाकर हम लोग बोलते हैं इसको कि आम खराब है, ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका हो गया आम का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट 14 नंबर मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग या चिनिया रोग या डायबिटीज रोग, ये पूछना सवाल। तो दोस्तों ये कमी एक कारण होता है रोग, इस कमी का नाम है हार्मोन। हार्मोन में कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, याद रखिएगा। इंसुलिन दोस्तों जो है ना, इंसुलिन की कमी के कारण ही शरीरों में मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, डायबिटीज रोग होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से, ब्रैकेट में लिख देता हूं हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 15वां नंबर। क्या बोल रहा है कि समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है? देखिए दोस्तों समुद्री से जो शैवाल होता है ना समुद्र में, उसमें तो एक तत्व खास प्रकार तत्व मिलता है जो हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होता है, शरीर के लिए भी इस जमाने में। तो उस तत्व दोस्तों नाम है आयोडीन। आयोडीन दोस्तों मिलता है समुद्री शैवाल में। इसका सही से क्या जाएगा? आयोडीन। तो फ्रेंड्स पहले इसको नोट करिए फ्रेंड्स, फिर मैं दोस्तों आगे जो मैं इस प्रश्नों को बता दूँ। 50 लिया हूं ना, अभी तो 15 ही हुआ, तो फिर मैं 35 प्रश्न को बताता हूँ, इसको नोट करिए। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कहता है? बहुत ही मजेदार प्रश्न आपके लिए। देखिए क्या कहता है, कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी कि हम लोग को कौन सा खाने योग्य पदार्थ है जो लोहा का आयरन का सबसे अच्छा स्रोत हो, सोर्स हो। हम लोग शरीर का आयरन की कमी होता है ना, तो कौन सा चीज खाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सेब, एप्पल। सेब में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा आयरन होता है, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग को खाना चाहिए, जिसको मिलता है वो खाओ, ठीक है। इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि सेब आपके लिए बहुत लाभदायक है। सेब हो गया खाद लोहे का सर्वोत्तम स्रोत। 17 प्रश्न क्या बोला? क्लोरोफिल का खनिज घटक है, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल्स कंपोनेंट्स रहते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल्स रहते हैं? खनिज घटक, क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा मैग्नीशियम, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजा आएगा। देखिए क्योंकि मैंने बोला था ना कि अच्छा लगेगा क्लास का, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न लग रहा होगा। बोरिंग वाला प्रश्न नहीं है, सब आने वाला प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या करते देखिए, पेनिसिलिन किससे निकाला गया था? जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक भी होता है ना, पेनिसिलिन जो है किससे निकाला गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा शैवाल से। क्या देगा? शैवाल से। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या था? तो 19वां नंबर, पौधों में किस क्रिया से जनन होता है? पौधों में किस क्रिया से जनन होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स परागन। क्या होता है? परागन की क्रिया होता है। पता है? देखिए दोस्तों बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है पता है? हमारे जो हम लोग क्या करते हैं ना, परागन होता है, हम लैंगिक जनन होता है। तो पौधों में क्या होता है ना, परागन एक पॉलिनेशन प्रक्रिया होता है, जिसमें पौधा का लैंगिक जनन भाग, सॉरी स्त्री क्या हो जाता है उसको, फीमेल और मेल विभाग को क्या मिलने से क्या होता है ना, परागन होता है। इसमें क्या होता है आपका, क्या स्त्री केसर बोलते हैं उसमें, और परागन में परागकण होता है। तो परागकण मिलता है ना, तभी वहां पे जनन होता है। ठीक है, तो परागन इसको मैं बोलते हैं। पॉलिनेशन आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, इससे बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा परागन का, पॉलिनेशन का। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? श्वसन किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीकरण। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 21वां नंबर तो हमारा क्या है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। हमारा हमारा हम लोग का हार्ट बीट होता है, सबका हार्ट होता है, बीट नहीं हार्ट। तो हार्ट में देखिएगा दोस्तों 4 डायग्राम रहेंगे, 4 चैम्बर रहेगा। इसमें पढ़े होंगे दायां लिंब, दायां नील, बायां लिंब, बायां नील, पढ़े ना, वेंट्रिकल और ऑरिकल। तो वही होता है 4 कक्ष में बटा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 4 भाग में, 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया भी है ये। 22वां नंबर क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स फीमर, जांग की हड्डी, फीमर। 23वां नंबर प्रश्न क्या बोला दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये तो देखो ये सबसे क्या बोला? लंबी हड्डी बोल रहा है, और एक बोल रहा है क्या? सबसे लंबी कोशिका बोल रहा है, सबसे लंबा सेल बोल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्या? न्यूरॉन, या अंग्रेजी में तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन, या इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तंत्रिका कोशिका, हिंदी में बोलेंगे। चलिए आगे प्रश्न हमारा पढ़ते हैं क्या? 24 नंबर, दांत की हड्डियां किससे बनती है? हम लोग को जो दांत की जो हड्डी होती है किससे बनता है? कैल्शियम से ही बनता होगा, कोई भी हड्डी कैल्शियम से बनता है। तो क्या आंसर? कैल्शियम। तो कैल्शियम ना बोलते तो हमने यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं पता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसको Ca3 का होल PO4 का होल 2, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए बच्चों। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से क्या बनता है? दांत का हड्डी, जो डेंटाइन इसको बोलते हैं, जो इनेमल परत ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पाचन क्रिया में किसकी सहायता मिलती है? पाचन क्रिया में किसकी सहायता मिलती है? तो हम सब लोग जानते हैं कि पाचन को जो क्रिया होता है उसमें एंजाइम बेचारा बहुत हम लोग को मदद करता है। एंजाइम क्या करता है? मदद करता है। जैसे आप दोस्तों को मदद करते होंगे, तो एंजाइम मदद करता है। ठीक है, पाचन क्रिया में। जैसे आपने पढ़ा होगा लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन को पेप्टोन में बदलता है। बहुत सारे एंजाइम होता है ना, कोई छोटी आंत बड़ी आंत जीभ में लार में सब होता है ना, तो ये एंजाइम होता है। 26वां तो हमारा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, गर्दा। एग्जाम में गर्दा उड़ा देता है, लेकिन बच्चे गर्दा में फंस जाते हैं, जानते नहीं है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स पता है? सेरीकल्चर। क्या होगा? क्या होगा? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। 27वां प्रश्न क्या बोला दोस्तों? पीत जमा होता है। पीत कहाँ जमा होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स पिताशय में। पीत कहाँ होता है? पिताशय में होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पता है क्या? पाइल ब्लाडर, ऐसे ही होता है। पाइल मतलब पीत होता पता नहीं, लेकिन पाइल ब्लाडर इसको लगता है बोलते हैं। 28वां नंबर तो हमारा है हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन से क्या है? तो हीमोग्लोबिन से प्रोटीन है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन से क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, चलिए जो रक्त का रंग लाल रंग इसी कारण होता है। 29 नंबर तो हमारा क्या? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट लगता है, ऐसा होता है। 37 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? फ़ारेनहाइट में 98 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। मानव समान शरीर का ताप, हम लोग को समान जो जनरल होता है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, 30वां नंबर दोस्तों हमारा क्या है? मानव शरीर का पीएच होता है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव शरीर का जो पीएच होगा वो 7.4 होता है, याद रखिएगा। 7.4 से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? मानव शरीर का पीएच कितना होगा? 7.4 होगा। जब आप जानते हो कि जो रक्त का भी पीएच मान 7.4 ही होता है ना, इसलिए रक्त क्षारीय होता है, याद रखिएगा 7.4 होगा। चलिए 31वां प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या करा? लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार
किसके पाचन में सहायक होता है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका आंसर स्टार्च, स्टार्च हो, ठीक है, ला स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तीसरा नंबर दोस्तों हमारा क्या है, बताते हैं फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो फलों में दोस्तों क्या क्या फ्रुक्टोज होता है, क्या होता है, फलों में फ्रुक्टोज होता है, जिसके कारण क्या होता है, मीठा होता है फल, फ्रक्टोज। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, ये 30 प्रश्न हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को 20 क्या बाकी है, और ठीक है, हम लोग को कितना बाकी है, अभी 20 बाकी है, ठीक है। तो पहले क्या करिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिएगा पेन से, ताकि मैं आगे प्रश्नों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, 32 के आगे पढ़ते प्रश्नों को क्या करना, देखिए क्या प्रश्न बोला कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं, जीव तथा जंतु विज्ञान के बायोलॉजी और बोटनी दोनों के कौन से जनक हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्या, अरस्तु साहब जो थे वही जनक हैं इनका, ठीक है। क्या थे, अरस्तु साहब। क्या हो जाएगा हमारा, अरस्तु। नेक्स्ट फ्रेंड्स 34 नंबर क्या है, जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया, जैव जो विकास है फ्रेंड्स उसको सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, क्लास 10 में पढ़ना था, चैप्टर था जैव विकास में विविधता। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वैज्ञानिक उनका नाम था फ्रेंड्स लैमार्क। क्या नाम था, लैमार्क। लैमार्क बाद एक उनका थ्योरी था, उनका एक प्रिंसिपल था। तो लैमार्क जो थे उन्होंने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए थे। क्या आ जाएगा, लैमार्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस साहब है, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा, उन्होंने इसको बारे में विस्तृत किया था, ठीक है। तो फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन जो होता है वो वाला का जनक कौन हो जाएंगे, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक है। नेक्स्ट अपने छत्तीस मलेरिया कौन पैदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गर्दा धाकड़ आता है एग्जाम में, आपसे पूछ रहा है कि मलेरिया कौन पैदा करता है। तो इस बार फ्रेंड जो सीटी का एग्जाम हुआ था इससे पहले हाल फिलहाल में हुआ था, तो उसमें पूछा गया था चिकित्सा शास्त्र का जनक, सॉरी मलेरिया कौन पैदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्या पता, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होगा, विषाणु वायरस कवक नहीं। तो पैदा कौन करता है, प्रोटोजोआ करता है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ में क्या, एक प्रोटोजोआ का नाम है उसी कौन होता है, ठीक है, उसका नाम बताता हूँ आपको। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया का पैदा करता है, मलेरिया हो गया। चलिए मैं तो इसके पहले वीडियो डाल दिया हूँ ऑलरेडी, ट्रिकली वीडियो, जिसमें बताऊँ वायरस से कौन रोग होता है, कवक से कौन होता है, परजीवी से प्रोटोजोआ से कौन होता है, सब बताया हूँ, जीवाणु से तो देख लीजिए वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा अमीबिया पेचिस रोग किससे होता है। तो ये भी इसका जो कारक है रोग को उत्पन्न करने वाला, उसका नाम दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत नाम थोड़ा है लेकिन याद हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ना, अमीबी पेचिस रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या नाम इसका, एंट अमीबा हिस्टो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करता है, पैदा करता है अमीब पेचिस रोग। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हम लोग से जो आंख में क्या होता है रोग उत्पन्न होता है, रेटिना की कुछ है ना, आंख आंख से रोग है, क्या होता है नींद, क्या होता है रतौंधी। तो रतौंधी रोग आंख से रिलेटिव है, अब आंख में पाता है रेटिना, तो रेटिना से ही इसका रासायनिक नाम बन जाएगा रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या किसका नाम है रासायनिक नाम, विटामिन ए का, ठीक है। B1 का थायामीन, सी का स्कॉर्बिकल। चलिए 40 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या बोला, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। अरक्तता मतलब रक्त की कमी। तो जो हमारे शरीर में एक खास वगैरह एसिड होता है, उस एसिड के कमी के कारण होता है, उस एसिड का नाम है फ्रेंड्स फॉलिक एसिड। क्या, फॉलिक एसिड के कारण हम लोग शरीर में अरक्तता उत्पन्न होता है, यानी कि फॉलिक अम्ल बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 40 नंबर क्या बोला, शार्क में किस प्रकार के पूंछ पाई जाती है। तो पूंछ में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो शार्क में जो पूंछ होता है तो वो होता है विषम पाती। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा सवाल, क्या होता है, विषम पाती प्रकार का होता है, ठीक है। क्या है आंसर इसका, विषम पाती प्रकार के पूंछ होते हैं। 41 में क्या बोला,
शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पिता का, क्योंकि पिता में कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स और वाई होता है, तो इसी के गुणसूत्र पर निर्भर करता है शिशु बच्चा का लिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न में पढ़ते हैं 42 नंबर। क्या बोला? भूमि का जल वाटर मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? जो भूमि का जो जल होता है अंदर का, वो मूल रोम पेड़ का जो पार्ट होता है, मूल रोम नीचे वाला, वहां तक किस प्रेशर के कारण जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स परासरण दाब के कारण होता है ना, ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो परासरण दाब, तो परासरण दाब के कारण पहुंचता है जल होता है भूमि से मूल रोम तक। ठीक है, पर यह प्रश्न 43 को क्या कह रहा है? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अमीबा, क्योंकि अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। एग्जाम में बहुत सवाल आया था, तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा 44 नंबर। क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको ना, वीवीएम मान लीजिएगा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव तो आपसे पूछेगा बहुत एग्जाम में, तो इसका भी से याद कर लीजिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या ना सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा इलीजा टेस्ट किसके रोग निदान करते हैं? ये भी याद रखिएगा, वीवीएम मान लीजिए डबल वी। एलिजा दोस्तों जो है ना, एक तरह से टेस्ट है, परीक्षण है, जो एक रोग को निदान करने के लिए किया था, पता लगाने के लिए किया था। उस रोग का दोस्तों नाम है एड्स रोग। जो एड्स रोग को निदान के लिए किया था, एलिजा टेस्ट होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। स्तनपायी में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? स्तनपायी में जिसमें स्तन होते हैं, तो सारे जो ह्यूमन जो होते हैं स्तनपायी होते हैं, तो सब में सबसे जो बड़ा ग्रंथि होता है, उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम पता है क्या? यकृत। यकृत मतलब लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि हम लोग में होता है, याद रखिएगा। या जिसे भी स्तनपायी में तो लीवर हो गया, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिंदी में यकृत, अंग्रेजी में लीवर। तो लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि हो गया स्तनपायी में, यानी मेमेलिया वर्ग में। ठीक है, हमें मेमेलिया वर्ग में आते हैं। 47 में क्या है? ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट किस चीज का स्रोत है? तो दोस्तों ईस्ट से क्या होता है ना, हम लोग इन्वर्टेज इंजाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इन्वर्टेज इंजाइम निकालते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इंजाइम हो गया ईस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत। 48 नंबर क्या दोस्तों हमारा? कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? तो आप जानते हो दोस्तों कि जब पौधा में भोजन जो बनता है ना, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही बनता है। इसमें से जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है, होता है ना, और क्या बनता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, जल, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 49वां नंबर तो तुम्हारा क्या है? पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। तो पेड़ पौधे जो प्लांट होते हैं दोस्तों, उसके कौन सा तो सबसे ज्यादा अपेक्षित होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन। याद रखिएगा, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन। चलिए 50वां दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है? द्विनाम पद्धति किसने दिया था? देखिए हम लोग तो किसी चीज का वैज्ञानिक नाम करते हैं ना, साइंटिफिक नेम, तो उसमें दो नाम देते हैं। पहला जो उसका नाम होता है ना, एक पिछला नाम, दो नाम का जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। तो मैंजीफेरा इंडिका जो हुआ ना, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा आंधे का कुछ अलग नाम है, और इंडिका जो है ना कुछ अलग, कुछ प्रजाति को बताता है और कुछ उसका थी बताता है। ठीक है, दो चीज बताता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दो नाम है, किसी भी दो नाम से दर्शाते हैं। तो द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कैरोलस लिनियस। क्या था? कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट है, उन्हें द्विनाम पद्धति को दिया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस। कोई दिक्कत? कैरोलस लिनियस। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं इस वीडियो में तो आपको 50 महत्वपूर्ण सवाल बता दिया हूँ। ये फ्रेंड्स ना 50 सवाल को रट जाइए, घोट जाइए पानी की तरह, क्योंकि आपको हमेशा काम देगा, एग्जाम में सवाल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि प्रश्न का वेटेज कितना है। आपको हिल नहीं रहा होगा प्रश्न, लेकिन प्रश्न सारे अच्छे हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आज बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो अच्छा लगा ना, कुछ सीखे ना, हेल्पफुल है ना, तो प्लीज यार देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटे से भाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं आप हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करता रहूं,
नए नए टॉपिक को आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसलिए प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है यहाँ पे उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे उससे आप रूबरू रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इंस्टा फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी आप मैं कुछ सिखाते रहता हूँ, ठीक है। तो सीखने के लिए वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टा फेसबुक पे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।